हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी उसके आगे भी चैप्टर को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्राइड्स क्या होता है और कितने टाइप्स के हाइड्राइड्स देखने को मिलते हैं। हाइड्राइड्स बेसिकली होता क्या है, तो ये एक तरह का बाइनरी कंपाउंड होता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग हाइड्राइड्स कहते हैं। तो ये बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी का मतलब इसमें दो ही एलिमेंट होंगे, दो से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे। नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो सकता है लेकिन एलिमेंट दो ही रहेंगे। एक तो हाइड्रोजन इसमें कंफर्म है और दूसरा कोई एलिमेंट सेकेंड कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये बाइनरी कंपाउंड है जो हाइड्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, कितने टाइप्स के हाइड्राइड्स देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप्स के हाइड्राइड्स होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स देखने को मिलते हैं और ये जो टाइप्स है वो इसका किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, किस तरह का हाइड्राइड बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। यानी हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा एलिमेंट आके जुड़ रहा है उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप्स के हाइड्राइड्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स देखने को मिलते हैं। ये 3 टाइप्स है इसका। अब कौन कौन से वो 3 टाइप्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट अगर इस बात करें तो एक आयनिक या इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, या इसी को सैलाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नमकीन, ये आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स होता है और ये सैलाइन लगता है, थोड़ा सा नमक का टेस्ट इसमें आएगा। ठीक है, तो देखेंगे अभी इसके बारे में और जानेंगे डिटेल में हम लोग। सेकेंड है कोवैलेंट, कोवैलेंट या इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ठीक, थर्ड हाइड्राइड्स है और इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड। चलिए अभी थर्ड, इसमें भी 3 पार्ट है, इसको भी 3 पार्ट देख लेते हैं इसका। फर्स्ट इसका है इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट हाइड्राइड। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स और थर्ड है इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्राइड। ठीक है, तो ये कोवैलेंट हाइड्राइड जो है वो 3 टाइप्स का होता है और वो 3 टाइप्स आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्राइड है इंटरस्टिशियल, या इसी को बोलते हैं मेटैलिक हाइड्राइड, या इसी को नॉन स्टोइकियोमेट्री हाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स है, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवैलेंट हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब इसमें कोवैलेंट हाइड्राइड फिर से 3 क्लास में डिवाइड किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रीच। तो चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट हाइड्राइड क्या होता है। जैसे आयनिक हाइड्राइड है, फर्स्ट आयनिक हाइड्राइड। अब आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में हमें जानना है। अब आयनिक हाइड्राइड्स बनता कैसे है, तो अगर आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में बात करें तो दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है,
तो ये क्या है, दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी ये एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइड्स होते हैं। अब आप एस ब्लॉक एलिमेंट में जानते हैं कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सब एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और इस तरह ये एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइड्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये लिथियम एटम है और लिथियम एटम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या बना लेगा, ये लिथियम हाइड्राइड बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह ये हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है। तो उसी तरह ये लिथियम हाइड्राइड बना, तो ये लिथियम हाइड्राइड हो गया, उसी तरह सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा, उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हाइड्राइड फॉर्म करते हैं एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ गए और उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है। यानी इस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में अल्कैली मेटल्स होते हैं और सेकेंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो इस तरह से आयनिक हाइड्राइड्स वे हाइड्राइड्स होते हैं जो एस ब्लॉक के एलिमेंट से बनते हैं। जैसे यहाँ लिथियम हाइड्रोजन के साथ इतने डिग्री सेल्सियस पे कंबाइन करके ये लिथियम हाइड्राइड बना रहा है, उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इसी तरह से ये आयनिक हाइड्राइड फॉर्म होगा। सेकेंड हाइड्राइड है हमारा कोवैलेंट हाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह कोवैलेंट हाइड्राइड क्या होता है, तो फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल एंड एलिमेंट। ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल एंड एलिमेंट ऑफ या एलिमेंट एज एल्यूमिनियम। ठीक है, नॉन मेटल का एल्युमिनियम एलिमेंट के साथ या मेटल के साथ रिएक्शन करा देंगे, गैलियम के साथ, टीन के साथ, टीन हो गया, लेड हो गया, तो इन सब के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हम क्या बनेगा, कोवैलेंट हाइड्राइड बनेगा। अब कोवैलेंट हाइड्राइड की जब नेमिंग करते हैं तो उसके एलिमेंट के नेम और साथ में उसमें हम एक सफिक्स लगाते हैं, वो सफिक्स ANE होता है। ठीक है, तो जब उसकी नेमिंग करते हैं, नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक, और प्लस उसमें सफिक्स लगा देंगे। सफिक्स क्या होगा, सफिक्स के रूप में हम यहाँ पे ANE लगाएंगे। ठीक है, तो ये सफिक्स लगा दिया जाता है। तो इस तरह कोवैलेंट हाइड्राइड्स के नेम बन के चले आते हैं। जैसे अगर CH3 का ये हाइड्राइड है, ठीक है, ये नॉन मेटल है फास्फोरस और उसका हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना हुआ है, तो ये हाइड्राइड की अगर नेमिंग की बात की जाए तो फॉस्फेन, ठीक है, FOSPHANE, फॉस्फेन, ये इसका नेम हो गया। ठीक है, और उसी तरह H2O का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेन। ठीक, तो ऑक्सीडेन इसका H2O हाइड्राइड का नेमिंग हो गया। तो इस तरह से ये कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। अब कोवैलेंट हाइड्राइड्स को फिर से हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में, जिसमें से फर्स्ट हमने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतना नॉर्मली इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उससे कम इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स के रूप में B2H6, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स है। उसी तरह B4H10, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स है। ये बेसिकली 13 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बिलोंग टू 13 ग्रुप। आप देख रहे हैं यहाँ बोरॉन, ये सब किस ग्रुप से है, 13 ग्रुप से। 13 ग्रुप में बेरिलियम आता है। तो इस तरह ये 13 ग्रुप से बिलोंग करने वाले हाइड्राइड्स हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स या कोवैलेंट हाइड्राइड्स के नाम से जानते हैं।
सेकेंड है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ठीक है, डी नंबर जो कोवेलेंट का ही पार्ट है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देख रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे कम इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उतना इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है ये ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं, यानी इस तरह के जो हाइड्राइड्स है वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू ग्रुप 14। ठीक है, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली इसी टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये CH4 हो गया, ठीक है, उसी तरह SiH4 हो गया, ठीक, उसी तरह जर्मेनियम हाइड्राइड हो गया। तो ये सब क्या है, ये ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये जितने भी हाइड्राइड्स बन रहे हैं ये सारे हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन की न तो कमी होती है और न ही एक्सेस होता है। ठीक है, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड को आसानी से बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसी कोवेलेंट हाइड्राइड्स का, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स में आप समझ ही रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेस में होगा। ठीक, तो नाम से ही यहाँ स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक, मोर इलेक्ट्रॉन यानी जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। और इस तरह के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो ग्रुप 15 से 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। ग्रुप 15 टू ग्रुप 17, यानी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू ग्रुप 15 टू ग्रुप 17। ठीक है, ये इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे NH3, ठीक है, H2O, HF, ये सब हाइड्राइड्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 15 से 17 के होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है 15 से हो गया, ऑक्सीजन 16 से हो गया, और यहाँ फ्लोरीन क्या हो गया, 17 ग्रुप से हो गया। और ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके इस तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स है। तो इस तरह आपने देखा कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स 3 टाइप्स के होते हैं और उनके एग्जाम्पल भी आपको हमने बताया। तो चलिए नेक्स्ट हाइड्राइड्स है हमारा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टिशियल, थर्ड नंबर है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, या इसी को हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहिए या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहिए, ये दोनों इसका सेम है। तो ये बेसिकली जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो डी ब्लॉक एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो इस हाइड्राइड को बनाने का काम करते हैं। यानी ये जो हाइड्राइड्स का फार्मूला यहाँ से दिखेगा वो बेसिकली किस ब्लॉक के एलिमेंट से दिखेगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे या F ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे जो इस टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसी के बाद अगर हम देखा जाए तो 6, 7, 8, 9 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड्स बनाते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ग्रुप 6, 7, 8 and 9 element do not form hydrides। ठीक, तो ग्रुप 6 के 7, 8 और 9 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और F ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाएंगे। और यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो इंटरस्टिशियल, जैसे ये है, यहाँ आपको
ये जो हाइड्रोजन है 2.87 रहेगा, ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स है, और यहाँ पे ये होल नंबर में नहीं रहेगा। अब ये इस वजह से ऐसा है क्योंकि कुछ हाइड्रोजन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, पूरा नहीं जाता है, कुछ हाइड्रोजन का पार्ट जो है इंटरस्टिशियल साइट में चल जाने की वजह से ये हाइड्राइड्स इस टाइप के डेसिमल फॉर्म में हाइड्रोजन इनमें दिखाई देता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट का मतलब जो भी उनका लैटिस स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस है, उसमें कुछ इंटरस्टिशियल साइट का मतलब जैसे कुछ गैप रह जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये एटम है तो ऐसे एटम अरेंज है, तो इस तरह एटम के अरेंज रहने से क्या होगा, इसके बीच में कुछ गैप, जैसे ये गैप छूट गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट, ये जो गैप एटम के जहाँ जुड़ने से बीच में जो गैप रह जाता है, यहीं पे कुछ हाइड्रोजन के एटम चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये रेशियो जो हाइड्रोजन का है वो होल नंबर में दिखाई नहीं देता है, वो डेसिमल फॉर्म में होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे टाइटेनियम हाइड्राइड में 1.5 से 1.8 के बीच में ये हाइड्रोजन का रेशियो पाया जाता है, यानी ये भी पूरी तरह से होल नंबर में नहीं है। जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है वो हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल साइट में चला जा गया है थोड़ा बहुत, इस वजह से इस टाइप के हाइड्राइड्स इस तरह से देखने को मिलते हैं, और इन्हीं को हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स आपने देखा। ठीक है, अब हम लोग वाटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग वाटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वाटर आप लोग घरों में यूज करते हैं। हमारे बॉडी का 70% जो पार्ट है वो वाटर से ही बना हुआ है, और वाटर हमारे बॉडी के एक्सक्रेशन के लिए या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही नेसेसरी है। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है। ठीक है, तो अगर वाटर के बारे में बात किया जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है लिक्विड स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी। तो इट फॉर्म extensively hydrogen bond in liquid and solid state। ठीक है, ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है वाटर। ठीक है, उसके बाद वाटर जो है उसका, अगर वाटर के स्पेसिफिक हीट की बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, तो वाटर इसका स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई होता है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है, सरफेस टेंशन पाया जाता है वाटर में। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट होता है वाटर के अंदर, और वाटर जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जितने भी सॉल्वेंट हैं उन सब में वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा है। अब वाटर जो है वो आप देखेंगे कि आइस, ठीक है, आइस जिसको हम लोग सॉलिड वाटर कहते हैं। अब ये सॉलिड वाटर जो है इसका ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से आइस की जो डेंसिटी है वो नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से कम होती है, और जिसकी वजह से आइस वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर के सरफेस पे आइस क्यों फ्लोट करता रहता है, तो आप यही बताएंगे कि जो वाटर की स्ट्रक्चर होता है वो वाटर या आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आइस का स्ट्रक्चर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी अंदर से खोखला होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये बनता है स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से वो उसकी डेंसिटी जो है नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से कम होती है, जिसकी वजह से वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। ठीक, तो ये इसका रीज़न है कि आइस बर्फ जो है वो वाटर पे क्यों तैरता रहता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरह एक दूसरे, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है 195.7 डिग्री का बॉन्ड लेंथ होता है, और यहाँ पे ये लोन पेयर होगा एक, और यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। इसका जो शेप होगा वो शेप कैसा होगा,
शेप को बोलेंगे वी शेप या बेंड शेप, ठीक है, वी शेप या इसी को बोलते हैं बेंड शेप, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का शेप कैसा होगा तो इसका जो शेप है वो वी शेप या बेंड शेप होगा और इस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो अगर हम लोग प्योर वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप जानते हैं कि प्योर वाटर कैसा होता है। प्योर वाटर कैसा होना चाहिए आपको ये पता हो, कलरलेस, यानी प्योर वाटर कैसा होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। ये टेस्टलेस भी होना चाहिए, ठीक है, कोई टेस्ट भी नहीं आना चाहिए प्योर वाटर में। जो पानी हम लोग ड्रिंक करते हैं, जो वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो प्योर वाटर का टेस्ट कोई नहीं होना चाहिए, यानी टेस्टलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए एंड ऑर्डरलेस होना चाहिए। न तो उसमें कलर होना चाहिए, न ही टेस्ट होना चाहिए और न ही किसी तरह का स्मेल होना चाहिए उसमें। तो इस तरह वो प्योर वाटर कैसा होता है, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है। तो इस तरह से ये प्योर वाटर होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है प्योर वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज कर जाता है। आप वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे तो ये आइस बन जाएगा फ्रीज करके, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो बॉयल करके वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसके मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमम डेंसिटी प्योर वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे पाया जाता है। और वो डेंसिटी इसका कितना है, तो ये डेंसिटी की वैल्यू है इसका 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो प्योर वाटर की डेंसिटी 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी और ये मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे पाई जाएगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। आप देखेंगे कि वाटर का फार्मूला H2O है, तो फार्मूला में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये इस तरह से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इसमें। तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इनका इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाता है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसके पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अभी इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल अभी हमने बताया था, बॉन्ड एंगल जो वाटर के बीच में होता है, अभी यहाँ पे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री, ठीक है, इतना बॉन्ड एंगल पाया जाता है। अब वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देखा जाए तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है K = ये 82 होता है। सबसे ज़्यादा वाटर के लिए होता है, इसीलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कौन कौन सी हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑफ वाटर। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि ये एम्फोटेरिक नेचर पाया जाता है। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर ये होता है कि जैसे वाटर है वो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव एज एसिड एंड बेस, ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है और इसी नेचर को हम लोग एम्फोटेरिक नेचर के नाम से जानते हैं। जैसे ये वाटर है H2O, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन इसमें रिलीज होता है और ये NH3 जो है वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। इस तरह एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ वाटर एज ए एसिड बिहेव कर रहा है और यहाँ पे अमोनिया बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा एक्वस मीडियम में
और यहाँ अमोनियम आयन फॉर्म होगा, ठीक है, एक्वस मीडियम में। ये भी एक्वस मीडियम में ही रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम आयन फॉर्म करेंगे। तो इस तरह ये एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है। उसी तरह सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिडक्शन रिएक्शन मतलब ये आप रिडक्शन अभी पढ़े हुए होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपको बताया गया होगा कि रिडक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है, या ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो यहाँ पे वाटर है H2O और ये सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये 2NaOH बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम मेटल के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे उसके साथ हाइड्रोजन आ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह वाटर में रिडक्शन करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसके बाद थर्ड रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है? तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में होता है। जब भी यहाँ पे जैसे यहाँ सिलिकॉन क्लोराइड है तो इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करा देंगे तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहेंगे और ये SiO2 + 4HCl यहाँ से फॉर्म करेगा। उसी तरह फास्फोरस, ये टेट्रा फास्फोरस डेका हाइड्रेट, ये यहाँ इसका भी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये 4H3PO4 बनाएगा, फास्फोरिक एसिड बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाटर के साथ जब भी हम हाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है जिसको हम लोग हाइड्रेट फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अभी आप हाइड्रेट्स के बारे में पढ़े हुए हैं, तो हाइड्रेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो हाइड्रेट्स क्या होता है? जब भी जैसे यहाँ BaCl2 और 2H2O, ठीक है, ये हाइड्रेट्स बना लेंगे। तो हाइड्रेट्स में अभी आपने बाइनरी हाइड्रेट्स पढ़ा है जिसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलके कंपाउंड फॉर्म करता है, तो वहाँ पे हाइड्रेट्स है। यहाँ पे आप बेरिलियम क्लोराइड का H2O के साथ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगते हैं तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड यहाँ से बनता है, ठीक है। यहाँ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल है। तो इस तरह हाइड्रेट फॉर्मेशन भी वाटर के थ्रू होता है। तो चलिए अब हम लोगों ने वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा। बाकी यूजेस तो आप जान ही रहे हैं कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और क्लीननेस के लिए और बाकी आप प्लांट जितने भी आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो सब वाटर पे डिपेंड करता है। आपके बॉडी का जो 70% हिस्सा है वो वाटर से ही मिलके बना है। तो इम्पोर्टेंस तो हम जान ही रहे हैं उसका डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वाटर का, तो उसको डिस्कस करने की यहाँ अभी ज़रूरत नहीं है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हार्डनेस क्या होता है, यानी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो पहले हम लोग सॉफ्ट वाटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्ट वाटर क्या है। सॉफ्ट वाटर का मतलब जिसको आप मीठा पानी के नाम से जानते हैं, जो आपके टैप वाटर जो आता है घरों में सप्लाई वाला, वो कैसा होता है? सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर क्या करता है? इट गिव लेदर विथ सोप, ठीक है। लेदर का मतलब होता है झाग, ठीक है। तो इस तरह ये साबुन के साथ जो वाटर आसानी से झाग दे देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाटर से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसका हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ भी करते हैं। तो इस तरह ये वाटर आसानी से झाग देता है साबुन के साथ। और दूसरा होता है हार्ड वाटर जिसको हम लोग खारा पानी के नाम से भी जानते हैं। अब ये हार्ड वाटर जो है वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। तो इट डज नॉट गिव लेदर विथ सोप, ठीक है। यानी ये आसानी से साबुन के साथ झाग नहीं देता है, इसीलिए इसको हम लोग खारा पानी कहते हैं। जैसे कुछ वेल्स के अंदर पानी इस तरह का पाया जाता है, या आप देखेंगे कि वो सी या ओशंस के अंदर जो वाटर होते हैं वो बेसिकली
हार्ड वाटर ही होते हैं, तो हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता है, आसानी से झाग नहीं देता, और झाग नहीं देगा तो फिर कपड़े की सफाई भी नहीं होगी। तो यहाँ से हार्ड वाटर की जो हार्डनेस है वो दो तरह की होती है, यानी एक तो हार्ड वाटर आपका टेम्परेरी जो है वो हार्डनेस होगा, जो आसानी से टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, यानी जो हार्डनेस है हार्ड वाटर को में वो किस वजह से होता है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होता है जो आसानी से उसको यानी खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा सकता है, और एक ऐसा है कि उसमें परमानेंट हार्डनेस होती है, उसको हम आसानी से बदल नहीं पाते हैं, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस किए जाते हैं, तब जाके वो मीठा पानी या पीने लायक वाटर बन पाता है। तो चलिए यही डिस्कस करना है हार्ड वाटर के बारे में कि उसके हार्डनेस, ये टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस क्या है और किस तरह से हम उसके हार्डनेस को यहाँ रिमूव करेंगे। तो इस तरह वाटर में 2 टाइप्स के हार्डनेस देखने को मिलती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होता है और सेकेंड जो है परमानेंट हार्डनेस होता है। अब ये टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो किसकी वजह से होता है, तो अगर मान लीजिए वाटर के अंदर पाया जाता है एक ड्यू, यानी जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द presence of bicarbonates and bicarbonates of calcium and magnesium। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये टेम्परेरी हार्डनेस वाटर की किस वजह से होती है, तो आप बताएंगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस पाया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, और ये आसानी से ठीक हो जाता है, रिमूव हो जाता है। दिक्कत होती है परमानेंट हार्डनेस की, तो उसी परमानेंट हार्डनेस को हमें डिस्कस करना है। तो परमानेंट हार्डनेस, अब ये परमानेंट हार्डनेस वाटर की किसकी वजह से होती है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस तरह परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से देखने को मिलते हैं। तो इस तरह परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के कई सारे मेथड हैं, और उनमें से कुछ मेथड को हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के मेथड्स हैं, उनको एक एक करके हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो स्लैक्ड लाइम मेथड, ठीक है, यानी स्लैक्ड लाइम डाल देंगे, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो स्लैक्ड लाइम से रिएक्शन करा देंगे वाटर का, यानी स्लैक्ड लाइम के ऊपर वाटर को डाल देंगे, तो इस तरह से यहाँ पे इसकी परमानेंट हार्डनेस जो भी होगी इसके अंदर, जो क्लोराइड और सल्फेट्स हैं इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो ठीक हो जाएंगे इसमें। तो एक मेथड ये है, लेकिन इसमें पूरी तरह से उसका हार्डनेस रिमूव नहीं हो पाएगा। सेकेंड मेथड है जिसको हम लोग जानते हैं वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा अगर डाल देंगे तो उससे भी हार्डनेस ठीक हो सकता है इसका। तो उसके बाद कैलगन एक तरह का केमिकल है, और उसी के प्रेजेंस में हम उसके हार्डनेस को वाटर को दूर करते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैलगन प्रोसेस क्या होता है और कैसे इससे हम वाटर के हार्डनेस को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है परम्यूटेड प्रोसेस, इसमें भी केमिकल का यूज़ किया जाता है परम्यूटेड प्रोसेस के अंदर भी, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये परम्यूटेड प्रोसेस क्या है और कैसे इससे हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को ठीक करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आयन एक्सचेंज रेजिन,
ठीक है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है, इससे भी हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, तो उसके बाद परमानेंट हार्डनेस क्या है। परमानेंट हार्डनेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और हार्डनेस कितने होते हैं, तो 2 टाइप्स के, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है। परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से देखने को मिलता है। परमानेंट हार्डनेस को ठीक करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड हमने आपको बताया स्लैक लाइन मेथड। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। वो और नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। उसके बाद वॉशिंग सोडा से इसके हार्डनेस को ठीक करना। उसके बाद कैल्गन मेथड से कैसे वाटर के हार्डनेस को ठीक किया जाएगा, ये भी देखना है हमें। परम्यूटेड मेथड पढ़ना है और आयन एक्सचेंज, ये 3 मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल रिएक्शन होगा और उसी में आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे इससे हम हार्डनेस दूर करेंगे। इसमें थोड़ा सा समझने के लिए है। तो इस वीडियो में हमने आपको वाटर के बारे में बताया और बाकी हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी भी वाटर का, फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ा। तो इस तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इन सभी मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।